जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। और आर ओ की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी। इसमें हम आपका टेस्ट 1 करा चुके थे और टेस्ट 1 में हमने हिस्ट्री प्लस यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस करवाए थे। तो 140 क्वेश्चंस आपके जीएस में आते हैं, हमने आपके टोटल क्वेश्चंस उसमें से करवाए थे। ठीक है, और ये टेस्ट 2 है और ये ज्योग्राफी का टेस्ट है। जीएस वर्ड कोचिंग का ये हम टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करवाने वाले हैं, ज्योग्राफी प्लस यूपी स्पेशल। तो टोटल 140 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आपका जो है रहता है। ठीक है, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, ऑप्शन जो भी रहेंगे, उनको सबको एक्सप्लेन भी करूँगा साथ में। तो एक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूटों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सही उत्तर चुनना है और किस तरह से इसको अरेंज करना है, ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में, दूरी के हिसाब से उनको अरेंज करना है। तो क्या पहले जो होगा सबसे पास कौन सा है, बुध। ठीक है, तो बुध इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन इसके हिसाब से हम बताते हैं आपको। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पास होगा शुक्र, उसके बाद शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी और उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि। ठीक है, तो 4 3 1 2। अब हम देख लेते हैं जो ग्रह हैं उनका पूरा क्रम। तो सबसे पहले सबसे पास पड़ता है क्या पड़ता है, बुध। ठीक है, उसके बाद आपका आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये हो गए सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रह हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो किस जगह पे सीधी पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन 3 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कर लेते हैं। देखिए, जो निहारिका परिकल्पना जो दी थी, ये किसने दी थी, तो इसके प्रतिपादक थे लाप्लास। ठीक है, और ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक थे चैम्बरलेन तथा मोल्टन, और द्वैतारक परिकल्पना इसके प्रतिपादक थे रसेल तथा लिटन, और अंतर तारक धूल परिकल्पना के प्रतिपादक थे ऑटो स्मिथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पहले का तीसरा हुआ और दूसरे का पहला। तो हम पकड़ लेते हैं इधर, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, राइट आंसर हो गया इसका सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिए, लिख सकते हैं आप बार बार रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, सही है। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये भी सही है। और परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं, ये गलत है, क्योंकि परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, ये सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो गया बी। 1 2 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन जो है वो समूह से संबंधित नहीं है, तो ये है मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप से। तो ये नीस जो है संबंधित नहीं है। तो देखिए, बालुका पत्थर, चूना पत्थर और सैल, ये अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, अवसादी समूह की चट्टानें हैं। और नीस जो है ये इसका निर्माण ग्रेनाइट के रूपांतरण से होता है। ठीक है, इसीलिए ये इससे डिफरेंट है इन तीनों से। राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी इन्होंने पूछे हैं। तो देखिए, किलिमंजारो सक्रिय नहीं है, किलिमंजारो तंजानिया में है और ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो अगर फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे हम, तो हम इन दोनों पे आएंगे। तो एटना, मोनोलोआ और जो किलायू है, ये तीनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, तो एलिमिनेशन के द्वारा भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है। तो क्या मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सब सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है। तो ये जो है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप,
ये क्षेत्रफल के आधार पे महाद्वीपों के अवरोही क्रम है, मतलब घटते हुए क्रम। सबसे पहले अफ्रीका का है, फिर उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और फिर यूरोप। ठीक है, सी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। तो कहाँ पे है सर्वाधिक? ये ऑस्ट्रेलिया में। इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है कि प्रति व्यक्ति भूमि जो है वो अन्य महाद्वीपों से यहाँ पे सर्वाधिक है लोगों के पास। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में जो मैदानी भाग है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये है यूरोप। यूरोप में मैदानी भाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी? तो ये है एंडीज। ठीक है, जो एंडीज है वो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये है, इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर। ठीक, और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है एकांकगुआ। ओके, याद रखना। और एंडीज दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैली हुई है। एक तो कोलंबिया, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा चिली, चौथा बोलिविया, 5वां पेरू और छठा इक्वाडोर और 7वां वेनेजुएला। ठीक, और अगर बात करें तो चिली में इसका विस्तार जो है वो सर्वाधिक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई एंडीज से संबंधित, मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वो इंग्लैंड देश का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप के मध्य में स्थित है। ठीक, इसका विस्तार जो है वो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो सर्वोच्च शिखर है इसका वो है माउंट ब्लॉक। ठीक है, माउंट ब्लॉक याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ देश दे रखे हैं। तो जो गोबी मरुस्थल है ये है मंगोलिया में, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, तकला मकान ये उज्बेकिस्तान में नहीं है बल्कि चीन के जिजियांग प्रांत में विस्तारित है ये। ठीक है, तो डी सही हो गया, मतलब क्योंकि ये मैच करा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देश एक तरफ है, दूसरी तरफ घास के मैदान है। इन्होंने सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है यहाँ पे, जिन टॉपिक से जिन थीम से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो मरुस्थल हैं, चाहे वो घास के मैदान हैं, पर्वत हैं, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये टेस्ट सीरीज़ होने वाली है। अभी हम सब्जेक्टिव करवा रहे हैं आपको, बाद में फुल रैंक टेस्ट भी करवाएंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हम अपने चैनल के द्वारा करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का हम देख लेते हैं। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ घास के मैदान है। तो केन्या में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो कौन सा जोड़ा सही है पूछा है, तो केन्या में कैंपोस नहीं पाया जाता, कैंपोस पाया जाता है ब्राज़ील की उच्च भूमियों में। ठीक है, ये जो कैंपोस घास का मैदान है ये ब्राज़ील की उच्च भूमियों में पाया जाता है। और जो अर्जेंटीना है ये पंपास में पाया जाता है। तो ये सही हो गया। हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो बी सही हो गया। वेनेजुएला जो है ये सवाना में, वेनेजुएला में सवाना नहीं है बल्कि वेनेजुएला में है आपका सवाना किस जगह पे है? केन्या एवं तंजानिया में। ठीक है, सवाना वेनेजुएला में नहीं है, ये केन्या और तंजानिया में है। और स्टेपी जो है ये यूरेशिया में है। ठीक, राइट आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो अफ्रीका का ये वाला पार्ट है, रेड सी वाला, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न जैसे शेप में। तो यहाँ पे सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती कंट्री पड़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो ये घाना ये आक्रा ये मैच कर रहा है यहाँ पे, नामीबिया विंडहॉक। ठीक है, और ये जो दे रखे हैं ना आपके, ये राजधानियाँ हैं। ठीक, घाना की राजधानी आक्रा है और नामीबिया की जो है वो विंडहॉक है। और नामीबिया से चीते आए थे तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये विंडहॉक है। और युगांडा की राजधानी आबुजा नहीं है, युगांडा की राजधानी है कंपाला। और जाम्बिया की लुसाका है। ठीक, राइट आंसर हो गया 16 का सी। तो राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखना, चर्चा में रही थी ये राजधानियाँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो कौन सा अफ्रीकी देश है? मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है भूमध्य सागर से जो मैच करते हैं, आप जाके शॉर्ट्स में मैंने ये बताई है आपको, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो होगा वो होगा सी।
ठीक है, कि अफ्रीकी देश है नाइजर, इससे देश भूमध्य सागर की सीमा नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट साल्ट लेक जो है ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है एशिया की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? मतलब दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ये है साल्वीन रिवर। ठीक है, साल्वीन रिवर जो है ये अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और अंडमान सागर से समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, आमूर, लीना तथा ओव नदियाँ, ये नदियाँ जो हैं वो अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर। ओके, सुपीरियर झील जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य 5 महान झीलों में से एक है। ठीक है, याद रखना वो 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं? वो हैं सुपीरियर और मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। याद रखना ये चीज़। इनमें से जो मिशिगन है वो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, बाकी जो अन्य 4 झील हैं वो बॉर्डर पे हैं। ठीक, कनाडा और यूएसए के। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं मैं आपको एकदम टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ, कोई कहीं से भी आपका क्वेश्चन बनेगा आप कर सकेंगे। ठीक, विद एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट सीरीज कवर करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। 21 है सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? तो सुरक्षा करता है स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन की परत। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 22 सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो एक तरफ ये इनके चक्रवातों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ कंट्रीज दे रखे हैं कि कौन से कंट्रीज में किस नाम से उस चक्रवात को जाना जाता है। तो देखिए बिलीविली जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। हरिकेन बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून ये चीन में और वो वागियो ये फिलीपींस में। ठीक है, तो ए का दूसरा हो गया, बी का चौथा हो गया, ऐसे हम पकड़ लेते हैं। ए का दूसरा, बी का चौथा। यहाँ पे ये देखो 2 मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल इसमें जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए फॉन जो है ये आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल के ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने वाली शुष्क स्थानीय पवन है। तो स्थानीय पवनों के नाम हैं इधर, और इधर कंट्रीज दे रखे हैं, मतलब पर्वत जिससे संबंधित है या फिर कोई मरुस्थल है या फिर कोई देश है वो। ठीक है, तो फॉन जो स्थानीय पवन है ये आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने वाली शुष्क स्थानीय पवन है। और जो सिमूम है ना, सिमूम अरब रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क पवन है। ठीक है, तो ये मैच कर रहे हैं यहाँ पे। और सांता आना जो है ये यहाँ मैच नहीं कर रहा है, राइट आंसर इसीलिए इसका सी होगा। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सांता आना ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया से संबंधित है। और वहीं जो खमसिन है ये खमसिन मिस्र में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये है शुष्क प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है द्वितीय स्थान। तो भारत FAO के अनुसार अगर हम बात करें तो रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो फर्स्ट पे है चीन। ठीक है, फर्स्ट पे है चीन। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है इंडोनेशिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार। तो यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, और बुशमैन का संबंध किससे है? बुशमैन एक जनजाति है, इसका संबंध जो है ये आदिम जनजाति है, इसका संबंध है कालाहारी मरुस्थल से। और ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया आदि देशों में विस्तारित है। क्वेश्चन 30 है बलियारिक द्वीप समूह ये कहाँ स्थित है? और ये द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। ठीक, 31 है निम्न में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो पूछा है भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखते हैं इसके और ऑप्शन भी दे रखे हैं क्या? नहीं, इतने ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये देखना है।
तो ये भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये सही है एकदम। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है अभी बताएंगे। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एकदम सही है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक है, यानी जो उत्तर दक्षिण का विस्तार है वो पूर्व और पश्चिम के विस्तार से अधिक है, ये भी एकदम सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया बी। समूचा भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये गलत हो गया क्योंकि जो भारत का विस्तार है ये उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, और इसका ये कह देना कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसका सिर्फ इसी में विस्तार है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो डी वाला भी सही हो गया। तो फिलहाल इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा किस किस से लगती है, आसाम से लगती है, सिक्किम से लगती है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ठीक, इन स्टेट से लगती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो उत्तराखंड और मिजोरम, इनकी सीमाएं जो है वो दो देशों की सीमाओं से टच करती है। इसकी सीमा किस किस से, तो लद्दाख की सीमा, देखो एक मिनट, जो सिक्किम जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से मैच करती है, चीन और नेपाल से लगती है, और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। अब वहीं हम अपने जो ऑप्शंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो लद्दाख और सिक्किम जो है, तो लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। वहीं सिक्किम की सीमा लगती है 3 देशों से, नेपाल, चीन और भूटान। और जो मिजोरम है, मिजोरम ये इसको हमने बता ही दिया, 2 देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, एकदम गलत बात है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और ये दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचा है, तो उत्तरी क्षेत्र ऊंचा नहीं है। ये जो हमारा पश्चिमी घाट हो गया, इसका उत्तरी क्षेत्र ऊंचा नहीं है, दक्षिणी भाग जो है वो ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पे है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए, क्योंकि यही कथन सही नहीं है, बाकी ये सभी कथन सही हैं। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, एकदम सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, और नर्मदा तथा ताप्ती घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी, इसको देखो K2 नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है गॉडविन ऑस्टिन की, तो 8611 इसकी ऊंचाई है। इससे अगर बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वैसे देखो जो गॉडविन ऑस्टिन है ये ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, लेकिन अगर वैसे माने हम तो जो अभी पूरी तरह से भारत में है तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन अभी कब्जे में तो अवैध कब्जा इस पर पाकिस्तान का है गॉडविन ऑस्टिन का, लेकिन है सबसे ऊंची यही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलो करते हैं व्यवस्थित इनको भी। तो देखिए चंडीगढ़ है पहले, फिर दिल्ली है, फिर अंडमान निकोबार है, और फिर लद्दाख है। ठीक, राइट आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखो भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, सही बात है। आप ये मत सोचना कि अनुसूचित जनजातियों के लिए इतना कुछ उसमें संविधान में चर्चा है, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है संविधान में। ठीक है, और सेकंड है कुल जनजाति जनसंख्या का आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है, एकदम गलत है। आधे से अधिक भाग नहीं है। तो बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति है। उत्तर पूर्वी भारत में देश का कुल जनसंख्या जो जनजाति जनसंख्या है इसका मात्र 11.9% इतना परसेंट भाग जो है उत्तर पूर्व में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्रों में से उद्गमित होती है निम्नलिखित में से है। तो ये है गोमती नदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है इसमें, देखो लोनार झील ये है महाराष्ट्र में, ये गलत हो गई। नक्की झील कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, ये भी गलत हो गई। सूरजकुंड झील ये कहाँ है, हरियाणा में।
और हमीरसर झील गुजरात में है, यही सही है। ठीक है। क्वेश्चन 40 है, निम्न में से भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? तो भारत में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है, शीतकाल में इन कारणों से वर्षा होती है, याद रखना। क्वेश्चन 41 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो एक तरफ जलाशय हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं। तो जो भद्रा है, भद्रा कहाँ पे है? कर्नाटका में। भवानी सागर तमिलनाडु में है। गांधी सागर राजस्थान में है, सॉरी मध्य प्रदेश में है, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। भद्रा कर्नाटक में है और भवानी सागर जो है वो तमिलनाडु में है। गांधी सागर जो है ये है मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर है राजस्थान में। अब ठीक है, ठीक, तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से क्या होगा? ए का पहला, बी का चौथा। तो ए का पहला और बी का चौथा पकड़ेंगे तो राइट आंसर इसका हो गया डी। ठीक है। 42 है, किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? तो ये उत्पादन किया जाता है केरल में। 43 है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य ये कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा सुमेलित है? तो 44 का राइट आंसर है ए। सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है और बाकी अन्य क्रांतियां जो हैं वो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से, ना कि प्याज उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित किससे है? गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से संबंधित है, झींगा उत्पादन से संबंधित है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। काली क्रांति ये पेट्रोलियम से संबंधित है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। ठीक, 44 का ए सही है। 45 है, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो कौन कौन से हैं ये 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य? ये हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक। 46 है, इनको व्यवस्थित करना समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में। तो करते हैं इनको व्यवस्थित। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु आएगा, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका हो गया ए। लेकिन आंध्र प्रदेश भी ना हो, मतलब इस हिसाब से इन्होंने लगाया है, और अगर यहाँ पे अंडमान निकोबार दिया होता तो सबसे ऊपर वही आता। ठीक है। आंध्र प्रदेश की सीमा 973 किलोमीटर जो है लगती है समुद्र तट से। 47 है, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक है? तो ये है बिटुमिनस टाइप के कोयले का। ठीक। तो भारत में कोयला मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, एक तो गोंडवाना क्षेत्र में, दूसरा तृतीय कल्प क्षेत्र में या टर्सरी वाले में। ठीक है, टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं। तो भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही प्राप्त होता है और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। देश के 90% से अधिक कोयला जो है इसके भंडार गोंडवाना क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। 48 है, भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है छत्तीसगढ़ में। 49 है, कोयला क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका राज्य दे रखा है, तो कोयला क्षेत्र का राज्यों से मैच कराना है। तो ये देखिए, ये जो सिंगरौली है, सिंगरौली सोन नदी घाटी में है। ठीक है। और जो झरिया है, झरिया झारखंड के धनबाद में है, और सिंगरेनी जो है ये गोदावरी घाटी है, कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है। तो ये सर्वाधिक भाग कैसा है? ये है बी, कछारी घाटी। ठीक है, सॉरी कछारी मिट्टी, घाटी नहीं मिट्टी। क्वेश्चन 51 है, द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। तो ये एक मिनट, ये हो गया गलत। ठीक है, इसका लक्ष्य, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया, ये सही है। और इसका जो थर्ड ऑप्शन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तथा तकनीकी का विस्तार करना था, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हैं, पहला गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में धान का उत्पादन अधिक होता है। क्या ये बात सही? मतलब ये स्टेटमेंट दे रखा है और कारण क्या है इसका? भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ठीक, तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है।
तो देखिए इसमें ए सही है, परंतु रीजन इसका गलत है। ए सही है। ये तो सही है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन इसका जो रीजन दे रहे हैं ये गलत है। राइट आंसर हो गया सी। 53 देख लेते हैं। भारत में शाकभाजी अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर बार। भारत में शाकभाजी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस जगह पे? तो वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में स्थित है। इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ठीक। 54 है, कौन सा सुमेलित है? तो जो गार्डन रिच शिपयार्ड है ये कहाँ पे है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये सही है। तो राइट आंसर ए हो गया इसका। बाकी हिंदुस्तान शिपयार्ड ये है आंध्र प्रदेश में, ये गलत हो गया। इसीलिए कोचीन शिपयार्ड ये केरला में है, ये भी गलत हो गया। मझगांव शिपयार्ड जो है ये महाराष्ट्र में है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पे। तो इसमें जो वृक्ष दे रखे हैं और उनके क्षेत्र दे रखे हैं कहाँ पे पाया जाता है। तो जो सागौन का वृक्ष है इसका विस्तार मध्य भारत में होता है, मध्य प्रदेश वाले एरिया में। देवदार का वृक्ष जो है ये पश्चिमी हिमालय में इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पे है? पश्चिमी हिमालय में। और जो सुंदरी का वृक्ष है ये सुंदरबन में है, सिनकोवा हिमालय के उच्च क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। एक मिनट, डी का पहला होगा। देखो, सागौन मध्य भारत, देवदार बी का चौथा और सुंदरी सुंदरबन डी का पहला। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खेजड़ी को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? तो कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो देखो, जोग है, शिव समुद्रम है और गोकाक है। डुडमा नहीं है, राइट आंसर हो गया सी। तो डुडमा भाई कहाँ पे है? ये मचकुंड नदी उड़ीसा में है। ठीक है, मचकुंड नदी पे है उड़ीसा में। और बाकी जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पे है, और शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पे है कर्नाटक में, और गोकाक घाटप्रभा नदी पे है कर्नाटक में। ठीक है, 58 है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही बात है, और भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि रीजन गलत है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, बात तो सही है, लेकिन ये इसीलिए नहीं है क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच है। ठीक है, तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछा, नुमालीगढ़ आसाम, बरौनी बिहार, नागपट्टनम तमिलनाडु, नून माटी ये गुजरात में नहीं है बल्कि ये है आसाम में। ठीक है, राइट आंसर हो गया डी। 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? तो किस जगह पे नहीं है? कैगा में। और बाकी जो तालचेर है, तालचेर उड़ीसा में है। हजीरा कहाँ पे है? हजीरा गुजरात में है। कोटा और थाल कहाँ पे है? कोटा राजस्थान में है, थाल महाराष्ट्र में। इन सब जगह पे भारी जल संयंत्र स्थापित हैं, केवल कैगा में नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कैगा कहाँ पे है। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ के लिए आप जो है चैनल से जुड़ जाइए। लगभग सभी कोचिंग से हम एक एक करके टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, न कि 22 मार्च को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। राइट आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन 63 है, निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो अजैविक घटक पूछा है इन्होंने। उत्पादक, जो उत्पादक होते हैं वो अजैविक घटक नहीं होते हैं, बाकी प्रकाश, मुद्रा, कार्बोहाइड्रेट ये जो हैं अजैविक घटक हैं, उत्पादक जैविक घटक में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, परियोजना दे रखी है, उनके प्रारंभ होने का समय दे रखा है। ठीक, एक तरफ परियोजना और प्रारंभ होने का समय है। तो हाथी परियोजना ये प्रारंभ कब हुई थी? हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ हुई। लाल पांडा परियोजना 1996 में प्रारंभ हुई। बाघ परियोजना 1973, हंगुल परियोजना 1970। राइट आंसर हो गया इसका सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? तो ये घुली हुई ऑक्सीजन।
ठीक है। एक जलीय जीव की अगर सेहत ज्ञात करनी है, सेहत जाननी है उसकी, तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की गणना होती है। और जल प्रदूषण के कारण पानी में जो घुली ऑक्सीजन होती है इसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ठीक, तो मतलब ये आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सामान्य ताप पर जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक है, उसको कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, शॉर्ट में बोलते हैं उसको BOD। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या कहलाता है? तो ये ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम कहलाता है। ठीक है, 10% नियम, इसे लिंडमैन के 10% नियम के मतलब हिसाब से जानते हैं। 67 है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो ये विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक। 68 है, वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये है सफ़ेद पांडा। ठीक है। 69 है, कुछ वर्ष पहले ये गिद्ध भारतीय देहातों में कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध जो है भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नज़र आते हैं। इस स्थिति के लिए क्या उत्तरदायी है भाई साहब, बताओ ये? तो ये इसके लिए उत्तरदायी है गोपशु मालिकों के द्वारा रुग्ण पशु, जो बीमार पशु हो जाते हैं, इनके उपचार के लिए एक औषधि, उस औषधि का नाम क्या था? तो उसका नाम था डाइक्लोफेनाक। ठीक है। इसको क्या था कि इसको ये जीवों ने इन्होंने जानवरों को दिया, लोगों ने, गो पशु मालिकों ने, उसके बाद इसे गिद्धों ने खाया, तो इसे गिद्ध खा के वो उनका जो है खात्मा हो गया। ठीक। 70 है, निम्न में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प है? तो प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं तो प्लास्टिक और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्राथमिक प्रदूषक माने जाते हैं। ठीक है। और प्राथमिक प्रदूषक होते क्या हैं? तो वे प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे निष्कासित होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक और DDT, ये सभी जो हैं प्राथमिक प्रदूषक हैं। और द्वितीय प्रदूषक क्या होते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड, अब आप कहेंगे कि उसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों में रखा गया है। ठीक है। और H2SO4, NHO3, अमोनिया, ओजोन, स्मॉग, ये सभी आते हैं द्वितीय प्रदूषक में। 71 है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। ठीक। 72 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी कहते हैं, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। ठीक है। 73 है, द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी घोषणा पत्र का संबंध किससे है? ये है रियो +2 सम्मेलन से। ठीक है। रियो +2 सम्मेलन से इसका संबंध है। और इस सम्मेलन का आयोजन रियो में वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद हुआ था, इसीलिए इसको रियो +2 नाम से जाना जाता है। ठीक। और उसमें ही घोषणा पत्र पे सहमति मतलब दिखाई गई थी, जिसका नाम था द फ्यूचर वी वांट। ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 111 है, ये भारत की जनगणना से संबंधित है। किस देश से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर घटने की प्रवृत्ति दिखाई देती है? तो ये 1971 से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, तो किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है, ये बताना है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। ठीक। इसमें कुछ जनगणना के क्वेश्चन हैं, बाकी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो ये मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है। बाकी इनमें नहीं पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और लक्षद्वीप में। 114 है, कौन सा कथन सही है? तो ये जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 4.1% जो है वो दिव्यांग है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है 2001 की तुलना में, पहला गलत हो गया, और दूसरा है 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में 77 की वृद्धि हुई, दूसरा भी गलत है। सी सही है, क्योंकि सी सही है, सी सही है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो आंध्र प्रदेश से अधिक है। ठीक है। डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या अधिक है? 115 का ए, उड़ीसा की।
ये 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात हो रही है। 116 है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो 22.3% है, ना कि 24.3। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका डी। 117 है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर, इसमें सर्वाधिक साक्षरता है, न्यूनतम है श्रावस्ती में। ठीक। 118 है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो थे एडविन केनन। ठीक। 119 है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो ये है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश, याद रखना, यहाँ पे मात्र केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से बात हो रही है। सबसे ज़्यादा दिल्ली है, इसमें कि 1.63 करोड़ लोग जो है शहरों में रहते हैं, यानी 97.5% लोग। लक्षद्वीप में 64,473 लोग ही शहरों में रहते हैं। ठीक है। 121 है, बाराबांकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेंथा तेल उद्योग स्थापित हैं। सही है। बाराबांकी में मेंथा तेल की शुद्धता की जांच हेतु फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। गलत है, क्योंकि इसका केवल एक सही होगा, क्योंकि ये बाराबांकी में नहीं बल्कि कन्नौज में इसकी स्थापना हुई है। ठीक। 122 है, निम्नलिखित घरानों में कौन सा एक जो है वो सितार वादन के लिए विशेष तौर से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? इटावा घराना। ठीक। नेक्स्ट है, रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना शाहजहाँपुर में हुई है। और किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरुआत किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। 125 है, कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं? तो पंजाब टच नहीं करता है उत्तर प्रदेश से, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी बी, सी, डी। ठीक है। 126 है, बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा पुत्र जन्मोत्सव पे किया जाता है? तो यह है ख्याल नृत्य। 127 है, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए प्रशासनिक मशीनरी के रूप में 1988 में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गई थी। एकदम सही है ये। और उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। ये भी सही है, राइट आंसर हो गया सी। दोनों सही हैं। ठीक है। 128 है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये नोएडा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 129 है, निम्नलिखित में से कहाँ पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक स्थापित किए गए हैं? तो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, सैफई, इन सभी जगह पे स्थापित किए गए हैं। 130 है, उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। एकदम गलत है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में क्षेत्रों की संख्या जो है वो 9 है। ये भी गलत है। इसमें संख्या जो है आपस में एक्सचेंज कर दी है। कुल जलवायु जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो है 9 और 20 जो हैं वो पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया डी, ना तो 1 ना तो 2। उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था, ये कह रहे हैं। ठीक है। तो पहला हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसके अंतर्गत जो पहला गलत हो गया, क्योंकि मिशन इंद्रधनुष जो है वो संबंधित है 7 रोगों से। कौन से बच्चों के 7 रोग जो हैं? वो डिफ्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस और पोलियो और टीबी तथा खसरा, ये इनसे संबंधित था ये मिशन इंद्रधनुष। और आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति चिकित्सा बीमा दिया जाता है, ना कि 7 लाख। राइट आंसर हो गया इसका डी, ना तो 1 ना ही 2, कोई सा भी सही नहीं है। 1911 में लखनऊ में स्थापित कला एवं शिल्प महाविद्यालय के किस प्राचार्य को महाविद्यालय का सूर्य कहा गया? तो ये सुधीर रंजन खस्तगीर को। ठीक। नेक्स्ट है, वंदे मातरम योजना का संबंध ये किससे है? तो वंदे मातरम योजना जो है वो संबंधित है गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से। और 134 है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। और 135 है, संस्थान दे रखे हैं, उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ये लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद वाराणसी में है। कारपेट इको लैब भदोई में है। ठीक है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, राइट आंसर हो गया इसका बी। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक ये है बाराबांकी। ठीक। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। और उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों की नवीनतम संख्या जो है वो 18 मंडल हैं टोटल प्रेजेंट में। ठीक।
और 139 देखते हैं, उत्तर प्रदेश NRI अप्रवासी जो भारतीय हैं, ये विभाग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 2014 में। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, बटेश्वर नामक स्थान के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो बटेश्वर यमुना नदी के यमुना के तट पे स्थित मंदिरों का शहर है, कतई सही है। बटेश्वर अपने वार्षिक पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है, एकदम सही है। बटेश्वर 22वें जैन तीर्थंकर नेमीचंद का जन्म स्थान है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। तो ये हमारे 140 क्वेश्चन हो गए जीके और जीएस के, और साथ में यूपी स्पेशल के साथ हमने भूगोल को कवर किया है इसमें। तो अब तक हम इतिहास, अपना हमारा टेस्ट 1 था उसमें इतिहास को देखा, टेस्ट 2 में हमने भूगोल को देखा और यूपी स्पेशल को भी देखा, टेस्ट 1 में भी हमने यूपी स्पेशल को साथ में देखा है कुछ क्वेश्चंस को। तो इस तरह हमारे 2 सब्जेक्टिव टेस्ट पूरे हुए। अब नेक्स्ट हमारा टेस्ट आएगा तो वो भी हमारा सेक्शनल ही रहेगा। उसके बाद जब हमारे सेक्शनल कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम फुल रैंक टेस्ट कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।